हेलो स्टूडेंट, क्या अभी 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सोशल साइंस में? तो आइए वाला चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं जो कि राजनीतिक शास्त्र का है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सच है, यूपी बोर्ड क्लास 10 धैर्य कोचिंग क्लासेस 2026-27 सत्ता की साझेदारी। पढ़ेंगे क्या हम लोग, पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में? तो पढ़ेंगे हम लोग सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का परिचय, फिर इसके बाद बेल्जियम, फिर श्रीलंका, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम, बेल्जियम में फर्स्ट में देखेंगे बेल्जियम एक छोटा देश है जो कि यूरोप में है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये कई समुदाय भाषाई समूह रहते हैं। जैसे कि भाषा के आधार पर बेल्जियम जो कि तीन टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या की संरचना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि 59% जो थे डच बोलने वाले, डच बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले फ्लेमिश क्षेत्र यानी फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। फिर इसके बाद 40% जो है कि फ्रेंच बोलने वाले जो कि वालोनिया क्षेत्र में रहते थे। फिर 1% जो कि जर्मन भाषा बोलने वाले थे। तो यूपी बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, आप सभी से पूछेगा कि 1% भाषा बोलने वाले किस किस भाषा को बोलते थे। 1% भाषा बोलने वाले किस भाषा को बोलते थे? तो जर्मन भाषा को, जर्मन भाषा को। तो एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है और आपका भाई उससे भी तेज हो गया है, इसलिए हम बता देते हैं प्रश्न यहीं से बनेगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। फिर इसके बाद आगे से देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रुसेल्स विशेष मामला, विशेष मामला क्या है कि ब्रुसेल्स जो है की राजधानी थी। फिर इसके बाद 80% फ्रेंच बोलने वाले थे, फिर 20% डच बोलने वाले। तो वही इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जैसे कि उसी में है कि विशेष बात, राजधानी में अल्पसंख्यक डच भाषी का प्रभाव अधिक था, अधिक है, अल्पसंख्यक का वर्चस्व था। कहने का मतलब है कि जिस भाषा के अधिक लोग रहेंगे उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। जैसे कि कोई भी पार्टी है, उसमें 100 मेंबर हैं, अगर उसमें से कि 100 में से 90 लोग एक पार्टी को मतलब वोट दे रहे हैं और 10 लोग जिसको देंगे, तो उसका मान्य नहीं होगा और वर्चस्व किसका रहेगा? जिसको 90 लोग रहेंगे। इसलिए डच भाषी का अधिक प्रभाव था। यही बेल्जियम की समस्या, बेल्जियम की समस्या में हम लोग बेल्जियम की समस्या, बेल्जियम की समस्या में अलग अलग भाषा, भाषाई समुदाय डच और फ्रेंच के बीच तनाव था। फिर इसके बाद फ्रेंच फ्रेंच भाषी समुदाय आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध थे। कहने का मतलब यही है कि जिस जिस समुदाय के लोग ज्यादा रहेंगे उस समुदाय में अधिक पैसे होंगे और अधिक वर्चस्व रहेगा। डच भाषा, डच डच भाषी लोग अधिकारों और बराबरी के अवसर की मांग कर रहे थे। अब किसी को अधिकार ही नहीं है और किसी को पूरा फुल अधिकार मिल रहा है, तो उसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि ये डच भाषा, डच भाषा और फ्रेंच भाषा के बीच हुआ था। यही तो इस तरह फिर आगे देखिए, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में स्थिति अलग थी। वहाँ फ्रेंच बहुत बहुत थे, बहुत थे, जबकि पूरे देश में डच। फिर इसके बाद दो क्वेश्चन क्रिएट होंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा and सही से वीडियो देखा होगा तो आप लोग दोनों क्वेश्चन कर देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। एक टीचर थे, ये एक टीचर थे, उन्होंने उन्होंने एक से एक बच्चे को एक से एक से 9 तक, एक से 9 तक, 1 से 9 तक गिनती सिखाया, गिनती सिखाया। उस बच्चे ने, जानते हैं क्या किया? उस बच्चे ने 8 लिखना भूल गया। आठ आठ लिखना देखा ही नहीं। और फिर जब पहले दिन ही टेस्ट हुआ
1 से 10 तक गिनती का, तो उसने 9 नंबर लाया, क्योंकि उसको 8 लिखना आता ही नहीं था। फिर इसके बाद दूसरे दिन टेस्ट हुआ, फिर दूसरे दिन 1 से लेके 20 तक हुआ, तो 1 से लेके 20 तक हुआ, तो उसको 8 लिखने नहीं आता था, इसलिए वो नहीं 8 लिख पाया, नहीं 18 लिख पाया। इसी तरह से अगर वीडियो में सही से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर देंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी धन का बांटना, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है कि विभिन्न अंगों और समूहों के बीच सत्ता का बांटना। सेकंड थर्ड में है जो कि सी में, भूमि का बांटना। डी में है केवल साधनों को बांटना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसे आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न अंगों और समूहों के बीच सत्ता का बंटना। अगर अकेले एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो पूरा काम नहीं कर सकता है। जैसे कि मैच में ही देख लीजिए, अगर एक ही आदमी को बोल दिया जाए कि तुमको बॉलिंग करना है, तुम्ही को खेलना है, तुम्ही को ये पकड़ना है, तो कर नहीं पाएगा। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होगा, दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होगा, बेल्जियम की कितने बेल्जियम के कितने प्रतिशत जनसंख्या डच भाषा बोलते थे? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कितने परसेंट जनता डच भाषा बोलते थे, और इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। तो आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जैसे बेल्जियम सरकार ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया। क्वेश्चन मार्क होता है कि किसी को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार में डच भाषी फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। जैसे मान लीजिए कि 100 मंत्री, 100 मंत्री है, मंत्री है, अगर दो भाषा में है, जैसे कि डच डच और फ्रेंच, फ्रेंच डच और फ्रेंच वाले 50-50 यानी 50-50 रख देंगे, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। इसका इसका अर्थ कोई भी एक समूह एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। अगर दोनों लोग बराबर रहेंगे, दोनों लोगों का मतलब सेम पद रहेगा, तो वो लोग कभी एक दूसरे से मतलब हीन भावना नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद ब्रुसेल्स के लिए विशेष नियम, दोनों भाषाओं को समान दर्जा दिया गया। अगर दोनों लोगों को समान दर्जा दिया जाएगा तो किसी में भी विवाद नहीं होगा, यानी अर्थात राजधानी में संतुलन बनाए बनाए रखा गया। फिर इसके बाद राज्य सरकारें जैसे शक्ति ज्यादा, क्षेत्रों को अधिक शक्ति दी गई, जैसे कि फ्लेमिश क्षेत्र डच भाषा को, और बोलोविया क्षेत्र जिसमें जिसमें कि फ्रेंच लोग और इसमें ज्यादा लोग रहते थे, उसको ज्यादा मतलब की शक्ति दी गई। फिर इसके बाद फिर इसके बाद में फिर इसके बाद स्थानीय लोग अपने फैसले खुद लेते थे और खुद से ही लेते थे। फिर इसके बाद सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। फिर इसके बाद भाषाओं के आधार पर भाषाओं के आधार पर डच और जर्मन भाषी समुदाय। फिर इसके बाद नियंत्रण नियंत्रण में जैसे कि नियंत्रण कैसे किया जाए, तो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा के से जुड़े मुद्दे, यानी कि हर समुदाय अपने मामलों का खुद प्रबंधन करता था। यानी कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, समान शिक्षा है, समान संस्कृति और समान भाषा के आधार पर सभी को अपना खुद अधिकार दे दिया जाए, तो कोई एक दूसरे से विवाद नहीं करेगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे जैसे कि श्रीलंका, पुरुष बेल्जियम खत्म हो गया। इसके बाद श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका में क्या, तो जैसे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के पास है। भारत के नीचे आप जो अंडा का आकार का देखते हैं, छोटा सा रखा हुआ समुद्र के को है, वो जो कि वही श्रीलंका है। श्रीलंका वही है। फिर इसके बाद यह एक विशेष विविध समाज, अलग अलग समुदाय रहते थे। जैसे कि सब श्रीलंका में कौन कौन से समाज रहते थे, जैसे कि 74% सिंगली समुदाय। फिर इसके बाद 18% तमिल तमिल ये तमिल में हिंदू और मुस्लिम।
फिर श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंका में जो अस्थायी रहते थे तमिल वो थे, और जो भारत से गए थे ये थे। फिर इसके बाद ईसाई, ईसाई 7% रहते थे। फिर इसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या वाले लोग, जैसे कि बहुसंख्यक समूह सभी निर्णय लेता था। जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी भाई वही निर्णय लेगा, वही सरकार रहेगी। और क्या, अ, अल्पसंख्यक समूहों को नजरअंदाज किया जाता था, यानी कि कम जितने भी संख्या थी लोगों की, जैसे ईसाई और तमिल हिंदू मुस्लिम, तो इन सब की संख्या कम थी, इसलिए इन लोगों की कम सुनी जाती थी। और हमें संख्या ज्यादा शक्ति ज्यादा, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसकी शक्ति निश्चित है कि मतलब ज्यादा ही रहेगा। फिर इसके बाद लेकिन हमेशा नया संगीत नहीं होता था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, जो कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर की श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था। तो श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था? हाँ, तो बहुत ज्यादा था, तो सिंगली समुदाय। ऑप्शन में दिया रहेगा, इस तरह से आप लोगों को लगा देंगे, ये बहुत सिंगली समुदाय। तो इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।